इस शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह की पुस्तक से प्रयोगवाद। प्रयोगवाद के प्रस्तुतकर्ता कौन थे? अज्ञेय जी। अज्ञेय जी का पूरा नाम बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। प्रयोगवाद से ही आधुनिकतावाद का आरंभ होता है। इसे प्रगतिवाद की प्रतिक्रिया भी कहा जा सकता है। प्रगतिवाद के पास मार्क्सवादी दर्शन था। प्रदर्शन की कट्टरता, समाजवादी यथार्थवाद, वर्ग संघर्ष में प्रोलेटेरियत की विजय, प्रतिबद्धता, सामूहिकता के कारण उसके साहित्य में एक रसता आ गई थी। उसमें वैयक्तिकता के लिए कोई अवकाश नहीं था, न कला समस्या से उसका कोई सरोकार था। प्रगतिवाद के विचारधारात्मक दबावों और आतंकवादी प्रभावों ने भी प्रयोगवाद का मार्ग प्रशस्त कर रखा था। प्रयोगवाद का मूल आधार वैयक्तिकता, व्यक्तिवाद, प्राइवेसी है। प्रयोगवाद का मूल आधार प्राइवेसी या कह लीजिए व्यक्तिवाद है। क्षयवादी वैयक्तिकता से इस अर्थ में भिन्न है कि पहले में भावुकता प्राधान्य था तो दूसरे में बौद्धिकता का। यह मुख्यतः शहरी जीवन की जटिलता से संबद्ध है। इसमें यथार्थवाद नहीं, यथार्थ का अमूर्तन मिलता है। आश्चर्य है कि हिंदी के मार्क्सवादी आलोचक कविता में ही यथार्थवाद खोजने लगे, जबकि इसकी गुंजाइश कविता में सबसे कम होती है। प्रगतिवादी निश्चितताओं के विरुद्ध इसमें संदेह, शंका, व्यर्थता आदि प्रमुख बन जाते हैं। इसकी चौथी विशेषता है भाषा शैली का वैचित्र्य। इसकी शैली स्थिर नहीं होती है। शैली की स्थिरता आधुनिकता और प्रयोगवाद के विरुद्ध है। फंतासी, स्वप्नबिंब, अन्योपदेशिकता, जिसको एलेगरी भी कहते हैं, इसी भाषा बुनावट के अनिवार्य अंग हैं। प्रयोगवाद का आरंभ अज्ञेय के संपादकत्व में प्रकाशित तार सप्तक 1943 से होता है। प्रयोगवाद का आरंभ 1943 ईस्वी से अज्ञेय के संपादकत्व में प्रकाशित तार सप्तक से होता है। तार सप्तक की भूमिका पर तेज रोशनी डालने से भूमिका लेखक का मंतव्य स्पष्ट हो जाता है। वह कहता है कि सातों कवि किसी एक स्कूल के नहीं हैं, वे राही नहीं है, राहों के अन्वेषी है। इसको भी इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। चाहे लोकतंत्र हो या उद्योगों का सामाजिकरण, इनके बारे में सबके मत एक नहीं है। उनकी रचनाएं प्रयोगशीलता के नमूने नहीं है, पर प्रयोगशील अवश्य हैं। भूमिका कारण अपने ढंग से व्यक्ति स्वातंत्र, प्रयोगशीलता और वैविध्य, जिसको प्लूरलिज्म मतलब भी कहा जाता है, को रेखांकित करता है। तार सप्तक प्रसंग में नेमिचंद्र जैन ने लिखा है कि जिस बदलती हुई काव्य चेतना की एक अभिव्यक्ति तार सप्तक के कवियों में मिलती है, वह उस दौर के अन्य बहुत से तरुण कवियों में थी, जिनमें निराला के अतिरिक्त शमशेर बहादुर सिंह, भद्रिलोचन, भवानी प्रसाद मिश्र, राजेश्वर गुरु, केदारनाथ अग्रवाल और नरेंद्र शर्मा तक का उल्लेख किया जा सकता है। ये नेमिचंद जैन जी कह रहे हैं। इस तरह से तो इस सूची में 2-4 कवियों का नाम और भी जोड़ा जा सकता है। वास्तविकता तो यह है कि प्रयोगशील 2 ही कवि ठहरते हैं, निराला और शमशेर बहादुर सिंह। किंतु व्यक्तिनिष्ठता और व्यक्तिनिष्ठता, जिसको प्राइवेसी कहते हैं, और आधुनिकता शमशेर में ही मिलती है। तार सप्तक के 5 कवि अपने को मार्क्सवादी घोषित करते हैं। बाद में रामविलास शर्मा और मुक्तिबोध को छोड़कर शेष ने अपनी घोषणाएं वापस ले ली। इससे पता लगता है कि उस समय तक विभिन्न विचारधारा के कवियों में सहअस्तित्व की भावना मौजूद थी। बाद में मार्क्सवादियों और गैर मार्क्सवादियों के शिविर अलग हो गए। एक का शिविर दूसरे के लिए वर्जित हो गया। समय समय पर दोनों शिविर एक दूसरे पर हमला करते रहे। आंदोलन के रूप में प्रगतिवाद 1951 में समाप्त हो जाता है। उसी वर्ष दूसरा सप्तक 1951 में प्रकाशित होता है। इसमें एक भी प्रगतिवादी सम्मिलित नहीं किया गया। दोनों शिविरों के अलगोजे का दायित्व प्रगतिवादियों पर है। मुक्तिबोध ने समीक्षा की समस्याएं निबंध में लिखा। उनकी निबंध है मुक्तिबोध की समीक्षा की समस्याएं।
किसी जमाने में प्रयोगवादी कविता प्रगतिवाद के अधिक निकट थी। किसी जमाने में प्रयोगवादी कविता प्रगतिवाद के अधिक निकट थी, किंतु प्रगतिवादियों ने उसकी खूब उपेक्षा की। जो अपने से भिन्न है वह अपना विरोधी भी है। जो काव्य के अपने ढांचे में ढला हुआ नहीं है वह गलत भी है, असुंदर भी है, प्रतिक्रियावादी भी है। इस प्रकार का सोच विचार समीक्षकों की मानव यथार्थ से दूरी, लंबे चौड़े फासले सूचित करता है। तार सप्तक के कवियों ने प्रयोगशील और प्रयोग शब्द का उल्लेख किया है, प्रयोगवाद का नहीं। सबसे पहले नंद दुलारे वाजपेयी ने अपने एक निबंध प्रयोगवादी रचनाएं में इसका प्रयोग किया है। तो सबसे पहले प्रयोगशील और प्रयोग शब्द का प्रयोग किसने किया था? नंद दुलारे वाजपेयी ने। प्रयोगवादी रचनाएं इस निबंध में तार सप्तक की समीक्षा की गई है। अज्ञे ने दूसरा सप्तक की भूमिका में वाजपेयी के आरोपों का उत्तर दिया है। उन्होंने लिखा है कि हमें प्रयोगवादी कहना उतना सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। ये इम्पोर्टेंट है। वे आगे कहते हैं कि प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है और दोहरा साधन है, क्योंकि एक तो वह सत्य को जानने का साधन है जिसे कवि प्रेषित करता है, दूसरे वह इस प्रेषण की क्रिया को और उसके साधनों को जानने का साधन है। अर्थात प्रयोग द्वारा कवि अपने सत्य को अधिक अच्छी तरह जान सकता है। वस्तु और शिल्प दोनों के क्षेत्र में फलप्रद होता है। पश्चिम में इस तरह का आंदोलन चल चुका था। 1932 में न्यू सिग्नेचर शीर्षक के काव्य संग्रह ब्रिटेन में प्रकाशित हुआ। न्यू सिग्नेचर का प्रभाव है प्रयोगवाद पर। इसमें स्टेफेन स्पेंडर, आर्डेन लेहमान, एमसन आदि की रचनाएं संग्रहित थी। सन 1930 के आसपास साम्यवाद आधुनिकता का मानदंड था। इसे स्पेंडर ने गॉड दैट फेल्ड, असफल ईश्वर कहा। न्यू सिग्नेचर के कवियों ने पारंपरिक काव्य प्रणालियों को पुरानी, असंतोषप्रद और अधूरी समझकर नई दिशा की ओर प्रयाण किया। न्यू सिग्नेचर गॉड दैट फोल्ड की प्रतिक्रिया में आया तो प्रयोगवाद प्रगतिवाद की प्रतिक्रिया में। 1946 में इस काव्य आंदोलन पुष्ट्यर्थ अज्ञे ने प्रतीक का प्रकाशन किया। दूसरा सप्तक 1951 ईस्वी के प्रकाशन के साथ प्रयोगवाद नई कविता में रूपांतरित हो जाता है। तार सप्तक 1943, दूसरा सप्तक 1951। नई कविता नाम भी अज्ञेय का ही दिया हुआ है। सन 1952 में पटना रेडियो से उन्होंने इसकी घोषणा की थी। सन 1952 में पटना रेडियो से उन्होंने इसकी घोषणा की थी नई कविता की। सन 1954 में जगदीश गुप्त के संपादकत्व में नई कविता नामक पत्र का प्रकाशन भी होने लगा। वास्तव में नई कविता प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के अतिवादी छोरों को मिलाने वाली रेखा के किसी भी बिंदु पर होती है। यह बिंदु मध्य बिंदु के इधर भी हो सकता है और उधर भी। दूसरा सप्तक में एक भी कवि प्रगतिवादी नहीं है। अपनी घोषणा और के बावजूद शमशेर प्रगतिवादी नहीं, प्रयोगवादी ही कहे गए हैं। रघुवीर सहाय अर्ध प्रगतिवादी हैं। भवानी प्रसाद मिश्र गांधीवादी हैं। इस सप्तक में न राजनीतिक व्यंग है और न आत्मग्रस्त वैयक्तिकता। पर प्रत्येक कवि प्रगतिशील और प्रयोगवादी दोनों हैं। दूसरा सप्तक की टेक्निक सधी हुई, भाषा बोलचाल के निकट और भावानुभूति मर्मस्पर्शी तथा प्रकृति की ताजा छवियों से युक्त है। सन 1950 के आसपास साहित्यकारों की दृष्टि गांव की ओर गई। यह स्वतंत्र देश की आर्थिक सामाजिक नीति का परिणाम भी था। इसमें जवाहरलाल नेहरू और भारत की आरती, 15 अगस्त 1947 पर भी कविताएं संग्रहित हैं। समाज को समझने के लिए मार्क्सवाद की वैज्ञानिक दृष्टि आवश्यक है।
रघुवीर सहाय ने ठीक ही लिखा है कि कविता पर इसे गिलाफ की तरह चढ़ाया नहीं जा सकता। इस सप्तक की भाषा बोलचाल की काफी निकट है। कविगढ़ ग्राम धुनों और लय की ओर भी आकृष्ट है। तीसरा सप्तक है 1959 ईस्वी प्रकाशित हुआ। सन 1956 में नकेन के प्रपद्यवाद का प्रकाशन हो चुका था। प्रपद्यवाद का दावा है कि असली प्रयोगवादी नकेन ही है। प्रपद्यवाद प्रपद्यवाद का दावा है कि असली प्रयोगवाद नकेन ही है। यह एक प्रकार का रूपवाद या कलावाद था, अतः इसकी नोटिस नहीं ली गई। तीसरा सप्तक की भूमिका में लगे हाथ अज्ञेय ने प्रपद्यवादियों को आड़े हाथों लिया है। इस सप्तक में प्राय व्यक्ति और समाज का द्वंद्व मिलेगा। कुछ लोगों ने बुद्धिमान का उसके अतिरेक का विरोध भी किया है। कहीं कहीं निराशा और उदासी भी है, पर समग्रतः यह उल्लासमय है। काव्य भाषा का उल्लेख करते हुए केदारनाथ सिंह ने बिंबों पर विशेष जोर दिया। यह इस सप्तक की उपलब्धि है। बाद में यह काव्यलोचन का केंद्रवर्ती शब्द हो गया। सन 1979 ईस्वी में अज्ञेय ने चौथा सप्तक का संपादन किया। इसमें अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंदकिशोर आचार्य, सुमन राजे, श्रीराम वर्मा और नंदकिशोर की कविताएं संग्रहित हैं। इस सप्तक में संपादक और कवि अज्ञेय की प्रतिध्वनियों को सुरक्षित करते दिख पड़ते हैं। तीसरा सप्तक में सप्तक काव्य परंपरा समाप्त हो जाती है। चौथा सप्तक का सुरक्षा कवच होकर रह जाता है। स्मरण रखना चाहिए कि सप्तकीय परिवेश के पद के बाहर भी जगदीश गुप्त, दुष्यंत कुमार, लक्ष्मीकांत, राम कुमार आदि नई कविता लिख रहे थे, किंतु सप्तकीय शोरगुल में उनकी आवाज कम सुनाई पड़ी। फिर भी उन नई कविता की प्रवृत्तियों पर विचार करते हैं। सप्तकीय कवियों के साथ सप्तकेतर कवियों को भी लेना होगा। संक्षेप में नई कविता की नई प्रवृत्तियां दिखाई पड़ती हैं। पहली प्रवृत्ति है वाद मुक्तता। न वह पूरे तौर पर प्रयोगवादी है और न ही प्रगतिवादी। वह इन दोनों अतिवादों को जोड़ने वाली रेखा के किसी बिंदु पर हो सकती है। आस्था, आशा, संकल्प, उत्साह तथा अनास्था, निराशा, भय, अंधेरा, अनिश्चितता, शंका, संदेह आदि के स्वरों की अनुगूंज उसकी दूसरी विशेषता है। वैचारिकता, संवेदनात्मकता, वैचारिकता को सभी नए इस सप्तक के संपादक थे। चौथे सप्तक के अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंदकिशोर आचार्य, सुमन राजे, श्रीराम वर्मा और राजेंद्र किशोर की कविताएं संग्रहित हैं। सुमन राजे चौथे कविता में है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चौथे तार सप्तक में कौन सी महिला है? सुमन राजे। इस सप्तक में संपादक और पहले सप्तक यानी तार सप्तक में एक भी महिला नहीं है, ठीक। और चौथे सप्तक की सुमन राजे हैं, ठीक। इस सप्तक में संपादक और कवि अज्ञेय की प्रतिध्वनियों को सुरक्षित करते दिख पड़ते हैं। तीसरा सप्तक में सप्तक का काव्य परंपरा समाप्त हो जाती है। चौथा सप्तक उसकी सुरक्षा कवच होकर रह जाता है। स्मरण रखना चाहिए कि सप्तकीय परिवेश के बाहर भी जगदीश गुप्त, दुष्यंत कुमार, लक्ष्मीकांत वर्मा, बालकृष्ण राव आदि नई कविता लिख रहे थे, किंतु सप्तकीय शोरगुल में उनकी आवाज कम सुनाई पड़ी। फिर भी नई कविता की प्रवृत्तियों पर विचार करते समय
सप्तकी कवियों के साथ सप्तकेतर कवियों को भी लेना होगा। संक्षेप में नई कविता की नई प्रवृत्तियां दिखाई पड़ती हैं और पहली प्रवृत्ति वादमुक्तता है। न वह पूरे तौर पर प्रयोगवादी है और न प्रगतिवादी। वह इन दोनों अतिवादों को जोड़ने वाली रेखा के किसी बिंदु पर हो सकती है। आस्था, आशा, संकल्प, उत्साह तथा अनास्था, निराशा, भय, अंधेरा, अनिश्चितता, शंका, संदेह आदि स्वरों की अनुगुज उसकी दूसरी विशेषता है। वैचारिकता, संवेदनात्मक विचारों को सभी नए कवियों ने स्वीकार किया है। कहीं परंपरा की परिवर्तन परंपरा को भी की स्वीकृति है तो कहीं अस्वीकृति और कहीं कौरी वैयक्तिकता है तो कहीं व्यक्ति और समाज की टकरार। जहाँ तक समाज का संबंध है, नए गे ने शब्दों में नए अर्थ भरने की बात उठाई है। फंतासी अन्यापदेश के वे अतिरिक्त नए अर्थ, गर्भ, प्रतीकों, बिंबों, विडंबनाओं, संगतियों आदि पर कवियों का ध्यान